चैप्टर है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक में डेवलपमेंट की बातें हम लोग करते हैं, ठीक है ना, कि हमारे कंट्री को डेवलप्ड होना चाहिए फ्रॉम यू नो मैनी फील्ड्स लाइक एजुकेशन में डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना चाहिए, बड़े बड़े ब्रिज हों, हाईवेज हों अच्छे, बड़े बड़े हॉस्पिटल हों, बड़े कॉलेजेस हों, टेक्नोलॉजी हो, बड़ी मशीन्स हो, तो हमारा जो कंट्री होगी वो वर्ल्ड में कॉम्पिटिटिव बनेगी और पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लाइफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा लोगों का। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होना चाहिए, मेट्रो सिटीज़ होना चाहिए, जिससे कि हम अ, इस जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में क्या कर सकें, compete कर सकें, ठीक है। क्योंकि देखो दुनिया के साथ चलना पड़ता है। जिस तरह बाकी कंट्रीज़ अगर हम देखेंगे, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, तो उनके साथ मिलकर हमें अपनी कंट्री को भी उतना डेवलप करना है। अब डेवलपमेंट करने के लिए यू नीड टू डू यू नो मैनी रिसर्च टेक्नोलॉजीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, और आपको फिर नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट एक्चुअली दो तरीके से, अच्छी तरीके से हो सकता है। एक आपके नेचुरल रिसोर्सेज को आप कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो, दूसरा आपका जो स्किल्ड मैन पावर है उसको कैसे कन्वर्ट कर रहे हो कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जापान का एग्ज़ाम्पल लें और एक गल्फ़ कंट्रीज़ का एग्ज़ाम्पल लें, तो दोनों में क्या फ़र्क है। मेनली दोनों ही रिच, हम कह सकते हैं, रिच कह सकते हैं। तो जापान कैसे आगे बढ़ रहा है अपने स्किल्ड मैन पावर की वजह से, क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, एडवांस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है कि वर्ल्ड के साथ में कम्पीट कर रहा है और अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि उनकी गुड्स जो है वो हाई क्वालिटीज़ की होती हैं, हाई टेक्नोलॉजी होती है। तो टेक्नोलॉजी बेस पर जापान जैसी कंट्री, जहाँ पर इतने ज़्यादा बैरियर हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं, लाइक नेचुरल कैलामिटीज़ इतनी है, अर्थक्वेक आते हैं, सुनामी आते हैं, फिर भी वो डेवलप कंट्रीज़ के साथ में उतना हाईली टेक्नोलॉजी उसने मतलब ये है, स्किल्ड है। वहीं पर अगर गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करेंगे तो भी वो रिच है। तो उसकी रिचनेस की वजह क्या है गल्फ़ कंट्रीज़ की, तो गल्फ़ कंट्रीज़ की रिचनेस की वजह है वहाँ का नेचुरल रिसोर्सेज। वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे खासकर पेट्रोल और फ्यूल पाया जाता है, तो वो उनको वो एक्सपोर्ट करके अपने कंट्रीज़ को की पर कैपिटा इनकम उन्होंने बढ़ाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो भी रिच है। तो दोनों में यही फ़र्क है, एक के पास स्किल्ड मैन पावर है, टेक्नोलॉजी है, और एक के पास बाई गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। तो हमें अपनी कंट्री को डेवलप करना चाहिए, डेफिनेटली ग्रोथ करना है, डेवलप करना है सबके वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ के साथ में। तो डेवलपमेंट के नाम पर क्या हम, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करेंगे, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज की मेन रीज़न है डेवलपमेंट का वहाँ पर। तो हम डेवलपमेंट करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे हमें रोकना है। जैसे कि हम लोग पे इंडस्ट्रीज़ के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए पेड़ को काटते हैं। अब ट्रीज़ कितने ज़रूरी हैं एटमॉस्फेयर बैलेंस के लिए। तो ये ऐसे डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है, इस चैप्टर का निचोड़ ये है, बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत ही प्रैक्टिकल चैप्टर, बहुत ही लर्निंग, ये होता है ना सबक सीखने वाला चैप्टर। ये है कि हमें ग्रोथ करना है, हमें डेवलप करना है, लेकिन चीज़ों को बिगाड़ कर डेवलप नहीं करना। चीज़ों को बिगाड़ कर इन नेचुरल
जो नेचुरल जो बैलेंसेस हैं, बाय नेचर जो बैलेंसेस हैं, एटमॉस्फेयर का ग्रीन हाउस इफेक्ट है, तो उसको बिगाड़ कर हमें उसको इम्बैलेंस करके डेवलपमेंट नहीं करना है। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, कि हमें इस तरह आगे बढ़ना है कि पोल्यूशन ना हो, इन्वायरमेंट में हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है ना, ओजोन लेयर पे में इफ़ेक्ट ना हो, हार्मफुल इफ़ेक्ट ना हो। तो इससे तो ह्यूमन लाइफ खतरे में पड़ जाएगी अगर इस तरह डेवलपमेंट करेंगे, जो कि हैज़ार्डस होने वाला हो नेचर के लिए, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो ऐसे डेवलपमेंट नहीं करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब होता है कि हमें ऐसे डेवलपमेंट करना है कि नेचर बिगड़े ना, इन्वायरमेंट बिगड़े ना। ठीक है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं तो उसको, इंडस्ट्रीज़ का जो भी पॉल्यूशन है उसको किस तरीके से हम ये करें कि जो लोगों की लाइफ है, रेसिडेंशियल लाइफ है, उसको इम्पैक्ट उन पर बुरा ना पड़े उसके पॉल्यूशन का। ठीक है ना, उसका जो भी सैनिटरी सिस्टम है इतना पावरफुल होना चाहिए कि जैसे कि उसका कचरा रिवर में हम लोग छोड़ देते हैं तो वो उससे रिवर का पानी गंदा हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ ख़राब होती है ना। तो ये ऐसा डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो यही है तुम्हारा मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो मैंने अभी बताया। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये द इम्पोर्टेंट फैक्टर विच डिटरमाइन द लॉन्ग रन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आर नेचुरल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। अब नेचुरल कैपिटल हमारे पास क्या है, जैसे कि इन्वायरमेंट, मिनरल रिसोर्सेस है, वाटर है, फॉरेस्ट है, सॉइल है। ठीक है, ये सब हमारे नेचुरल कैपिटल है, बाय नेचर मिले हुए हैं। ठीक है, फिजिकल कैपिटल क्या है, जो हमारी प्लांट्स हैं, मशीन है, टूल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, ये फिजिकल कैपिटल हमारा। ह्यूमन कैपिटल जो ह्यूमन स्किल्ड है, एजुकेटेड ह्यूमन, जो एजुकेटेड पर्सन है, टैलेंटेड पीपल है, ये हमारे ह्यूमन कैपिटल है। तो इन सबको सस्टेनेबल रखना है, हमें सस्टेन रखना है, इनको ख़राब नहीं करना है इनको। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि नेचुरल रिसोर्सेज हम यूज़ ना करें, हमें नेचुरल रिसोर्स यूज़ करना है, लेकिन ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो ख़राब ना हो, रिन्यूएबल तरीके से हो। वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर दैट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज इन अ मैनर विच डज नॉट डिग्रेड और डिमिनिश देयर यूजफुलनेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, पता चला आप समुद्र पानी ख़राब नहीं, अक्सर शिप्स क्या होते हैं, सिंक हो जाते हैं, ऑयल के टैंकर बड़े बड़े शिप्स में जो होते हैं, तो ओशन का पानी ख़राब हो जाता है, इससे एक्वाटिक लाइफ, फिश सब मर जाती हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, इस तरह का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट हो लेकिन क्या हो, सस्टेनेबल हो। ठीक है। मिनरल को हम ऐसे इस्तेमाल करें कि फ्यूचर के लिए कमी ना हो। पता है ना, इतना एक्सेस हमें मिनरल नहीं करना है कि फ्यूचर के लिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल है। अब जैसे पेट्रोल आप निकाल रहे हो, पेट्रोल तो नीचे जो फ्यूल निकाल रहे हो, रॉ क्रूड ऑयल, वो तो भाई क्यों रिन्यूएबल, तो शॉर्ट टर्म में तो रिन्यूएबल नहीं है ना। लॉन्ग रन में हो सकता है वो, लेकिन दसियों हज़ार साल का प्रोसेस है वो, तो उसको आप कंसीडर मत करो। तो नॉन रिन्यूएबल में आता है कि वो ख़त्म हो जाएगा। आप इतना एक्सेस यूज़ करोगे तो आपको ऐसे इस्तेमाल करना है कि वो अवेलेबिलिटी रहे आगे की जनरेशन के लिए भी। तो उसके लिए दूसरे ऑप्शन, इलेक्ट्रिक बाइक आ रही है, देखो अब इलेक्ट्रिक कार भी आ रही हैं, और रिन्यूएबल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। रिन्यूएबल जैसे सन हो गया, ये रिन्यूएबल है, डेली सनराइज होगा, तो उनका इस्तेमाल तो करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल में आपको बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, तो यही सब है इसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या नीड होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे करना है हमें, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट एज कॉमन हेरिटेज। ये बहुत ज़रूरी है कि नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत हेरिटेज है, इसको बहुत अच्छे से संभालना है, संभाल के इस्तेमाल करना है, हमें बहुत ही केयर करके इनका इस्तेमाल करना है। ने ओजोन लेयर, इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, ओजोन लेयर ख़राब ना हो। ओजोन लेयर ख़राब होगी तो हमारी फिर लाइफ रहेगी नहीं, क्योंकि सन से काफ़ी हार्मफुल रेज आती है जो ओजोन लेयर रोकता है उसे।
अभी क्या हो रहा है, ग्रीन गैस इफेक्ट की वजह से या दूसरी जो गैसेस हैं क्लोराइड बेस पे, वो ओजोन लेयर में होल कर रही हैं, जो कि गलत है। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स का यूज़ जो होना चाहिए बहुत ही वेल मैनर तरीके से होना चाहिए। एयर पॉल्यूटेड ना हो, वाटर पॉल्यूटेड ना हो, ठीक है, क्योंकि वाटर भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। अगर आप उसको इस तरह, इंडस्ट्रीज़ का जो कचरा होता है, ऑयल, जो वेस्टेज ऑयल होता है, अगर आप उसमें पानी में बहा दोगे रिवर, तो रिवर गंदी हो जाएगी। तो ये फिर, और रिवर से कितने हमारे बेनिफिट है पता है ना, कितने जो रिवर के बाजू में जो ज़मीन होती है उससे कितनी खेती होती है, कितने क्रॉप्स होते हैं, तो वो सब कैसे हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एज कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट। So it is widely believed now that the depletion of the stock of natural resources and degradation of environment should be treated as the cost of development. These costs must be deducted from national income to know the growth rates in more realistic terms. In the past, these costs of development have not been taken into account. It is because of this reason that the benefits of past development have been exaggerated. ठीक है, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज का स्टॉक डिप्लीट मतलब कम हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, क्वालिटी उसकी कम हो रही है, तो उसके कॉस्ट पे डेवलपमेंट हमें नहीं करना है किसी भी हाल में। हमें देखो, हमारे लिए डेवलपमेंट आप कितना बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना लो, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज पहली ही रिक्वायरमेंट है, हमारी पहली ज़रूरत है। अच्छी एयर, अच्छा पानी, ये हमारी पहली ज़रूरत है। तो उसके कॉस्ट पे हमें डेवलपमेंट नहीं करना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। तो लाइफ की पता ही हमें, जितना अच्छा इन्वायरमेंट होगा उतनी अच्छी हमारी लाइफ की क्वालिटी होगी, ठीक है। बाद में देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्या इफेक्ट हो रहा है यहाँ पे टोटल। फिर आपका क्या दिखाना है आपको, एक जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो भी निगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, कि जो निगेटिव इफेक्ट हो रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं इन्वायरमेंट पर। तो वो दिया, वो डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कम हो रहा है, क्वालिटी इसकी डाउन हो रही है, एग्रीकल्चर क्वालिटी डाउन हो रही है, फॉरेस्ट की क्वालिटी डाउन हो रही है, वाटर गंदा हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, देखो, ठीक है। ये सब बचपन से सीखते आए, तो उसमें इतना ज़्यादा कोई मुझे वो डिटेल बताने, तो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इसमें इतनी गैस रिलीज हो रही है, तो ये तो पता ही, बचपन से हम लोग सीखते आ रहे हैं। इन्वायरमेंट में भी, ईवीएस में भी, सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट, इधर कचरा निकलता है देखो। अर्बनाइजेशन की वजह से डिस्पोजल सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है, सेंट्री सिस्टम अच्छा नहीं है, तो सब कचरा इकट्ठा होता है दिल्ली कहीं पर, एक तो पूरा कचरे का पहाड़ है पूरा। तो फिर सॉइल इरोजन देखो हो रहा है, मट्टी, क्योंकि जब डिफॉरेस्ट करते हो और पेड़ काटते हो, तो वो जो मट्टी होती है, बारिश के पानी से बह से मट्टी बहकर चली जाती है, तो वो सॉइल इरोजन हो जाता है उससे, तो डिफॉरेस्टेशन से खासकर। इसके अलावा भी तो इससे इरिगेशन की जो पोटेंशियल जो है वो कम होता जा रहा है, अच्छा इरिगेशन नहीं होता है, तो हम लोगों को फिर केमिकल यूज़ करने पड़ते हैं इरिगेशन करने के लिए, क्रॉप्स करने के लिए, तो डिफॉरेस्टेशन से और फ्लड के जो ये होते हैं चांसेस बढ़ जाते हैं भाई। फॉरेस्ट होते हैं तो पानी रोकता है, फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो पानी नीचे आके छोटे छोटे गाँव में पानी ये हो जाता है, भर जाता है, फ्लड्स आते हैं, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र से भी कितना फूड जो चैन है उस पर इम्पैक्ट, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, केमिकल्स। अब हम लोग कितने फूड वेजिटेबल खाते, कितना उसमें वो फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो तो वो नॉट गुड फॉर हेल्थ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो पूरा एक अलग अलग स्पेसीज़ है, कितने स्पेसीज़ हैं वो अभी दिखते नहीं हैं हम लोगों को, ख़त्म होते जा रहे हैं। कितने बर्ड्स हैं वो दिखते ही नहीं है, अब ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इकोसिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, बायोडाइवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये दिस चैप्टर इज़ मोर अबाउट ईवीएस। तो अगर आपने ईवीएस पढ़ रहे हैं बचपन से, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है कि ऐसे गैसेस जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, और भी दूसरी जो गैसेस हैं,
जैसे कि क्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लोराइड बेस पर जो गैसेस हैं, उससे क्या हो रहा है कि हीट जो बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, जो हीट है ना, वो हीट थोड़ी सी धीरे धीरे हीट एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का। अब जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं पोल्स में, साउथ पोल नॉर्थ पोल्स में, अगर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बढ़ेगा तो पोल्स पिघलने लगेंगे, मेल्ट होने लगेंगे। पोल्स मेल्ट हो कहाँ पानी जाएगा? समुंदर में। अब जो भी समुंदर किनारे शहर बड़े बड़े बसे हुए हैं, कितने बड़े बड़े शहर मेट्रो सिटीज़ हैं जो सी के कोस्टल एरिया, मतलब कोस्टल एरियाज़ में है, वहाँ पे फ्लड आ जाएगा। वो डूब जाएंगे धीरे धीरे, वो धीरे धीरे डूब जाएंगे, है ना। तो क्योंकि पानी का लेवल बढ़ेगा, तो वो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग का ध्यान रखना है। इसके अलावा भी ओजोन लेयर के में भी इफेक्ट पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से। तो ये ग्लोबल वार्मिंग सब बहुत, मतलब मेन ग्लोबल वार्मिंग अलग से क्वेश्चन आता है। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ये चैलेंज है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, इवन वर्ल्ड इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंटिस्ट के लिए, कि इसको लिए ग्लोबल वार्मिंग कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि बहुत सीरियस इफेक्ट हो रहे हैं इससे। ग्लेशियर देखो, पहले वाला पॉइंट दिया ना, ये ग्लेशियर का, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, और जो जो भी कोस्टल एरियाज़ में जो भी सिटीज़ हैं, वहाँ पर क्या होगा कि लेवल बढ़ जाएगा, वो डूब जाएंगे। सेकेंड, ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू राइज इन सी लेवल, बता दिया मैंने। लॉस ऑफ कोस्टल लैंड विल हैव एडवर्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक लाइफ। कोस्टल जब लैंड ही ख़त्म हो जाएगी, डूब जाएंगे, तो लोगों की जो कोस्टल एरिया की लाइफ है, बड़े बड़े शहर हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती है कोस्टल एरियाज़ में, वो कितना डिस्प्लेस कहाँ जाएंगे? वो परमानेंट फ्लडिंग हो जाएगी, मतलब डूब जाएंगे पूरा। तो ग्लोबल वार्मिंग विल लीड द वाइड स्प्रेड चेंज द ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है इससे। रेनफॉल में फिर रेनफॉल इंक्रीज़ होगी। एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन में, क्योंकि रेनफॉल को बैलेंस होना चाहिए ना, ज़्यादा रेनफॉल भी दिक्कत है। ग्लोबल चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 5, temperature pattern would lead the change in the redistribution of plants and animals since they adapt to different climatic and geographical conditions। तो उस पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा एनिमल्स में और प्लांट्स में। शिफ्टिंग क्लाइमेट जोन, चेंजेस इन वेजिटेशन जोन, राइजिंग सी लेवल, फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरिया में रिजल्ट इन मेजर स्पेसीज एक्सटेंशन। मतलब जो बहुत सारी स्पेसीज हैं, बहुत सारे फिशेस हैं, फिश हैं या फिशेस हैं अलग अलग टाइप की, वो गायब हो जाएंगी। तो ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग के पॉइंट ये आता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब रीज़न क्या है? भाई जो तो मैंने शुरुआत में बता दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्लोबल वार्मिंग का, या जो डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंट, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मेन है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए मिनरल हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए स्टील चाहिए, लोहा चाहिए, जंगल हटाना पड़ रहा है और डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। तो ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन से तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट डिग्रेड हो ही रहा है, ठीक है ना। एक्सेस मिनरल रिसोर्सेज यूज़ और अर्बनाइजेशन से, अर्बनाइजेशन शहर बनना, तो शहर बनाएंगे गांव हटाकर, तो गांव की क्रॉप्स का लॉस होगा हमारे, हमें वेजिटेशन का लॉस होगा, जंगल फॉरेस्ट का लॉस होगा, ठीक है। पॉल्यूशन अलग बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उससे अलग एक दिक्कत हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ से हमें अर्बनाइजेशन करना पड़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ रहा है, ठीक है ना। गाड़ी, अब लोग गाड़ी यूज़ करते हैं, व्हीकल्स यूज़ करते हैं, तो उसके लिए पेट्रोल डीजल, तो उससे क्या हो रहा है कि उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी गाड़ियाँ, ट्रांसपोर्टेशन उतना ज़्यादा, फिर एक्सेस मिनरल यूज़ होगा,
और पॉल्यूशन बढ़ेगा। भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर जो फ्यूल है, ऑयल है, उसको बाहर निकाला, उसको जलाया, धुआं बना दिया। अगर वेरी वेरी शॉर्ट में वेरी सिंपल तरीके से सोचेंगे तो जो ज़मीन के नीचे कोई चीज़ दबी हुई है उसको हम निकाल के हवा में छोड़ दे रहे हैं। यही तो कर रहे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से, अर्बनाइजेशन से, पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से ज़मीन के नीचे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं, ज़मीन के नीचे की मिट्टी निकाल के बिल्डिंग बनाए दे रहे हैं। सोचो ज़रा सा, कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने। जो टाइल्स होते हैं, मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स कह सकते हो, उसको ज़मीन से नीचे से निकाला, हमने बिल्डिंग में लगा दिया, वर्टिकल कर दिया, तो नीचे खोखला नहीं हो रहा है वो। तो ये सब एक एडवर्स इफेक्ट होते हैं, अर्थक्वेक के चांसेस बढ़ते हैं, प्लेट्स को हम डिस्टर्ब करते हैं। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मशीन्स यूज़ हो रही हैं, तो उसके लिए नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो उससे डिप्लीशन, रिसोर्सेज क्वालिटी डाउन होती है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ रहा है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं केमिकल वाले, लेकिन नॉट गुड फॉर हेल्थ फॉर लॉन्ग टाइम। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्या स्ट्रेटजीज यूज़ करना चाहिए। तो पहली बात तो नेचुरल रिसोर्सेस का ऑल्टरनेट होना चाहिए हमारे पास। जिस तरह अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिक बाइक स्टार्ट की है, अब इलेक्ट्रिक बाइक को क्या कर सकते हैं हम लोग, सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को रिचार्ज कर सकते हैं। तो वो तो सोलर से आ रहा है ना, सो सनराइज तो डेली होना ही होना है, वो रिन्यूएबल है। तो वो एक बहुत बड़ा ऑल्टरनेट हुआ है, बहुत ही बड़ा ये एक एवोल्यूशन है ई व्हीकल का। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, तो ये मेन है। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। ऐसी गाड़ी ना इस्तेमाल करके धुआं ज़्यादा दे, ठीक है। कचरे को किस तरह बाहर फेंकना है, वो एक पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है ना। वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए पॉल्यूशन का। और ऐसी मशीन ना यूज़ करें कि बहुत ज़्यादा उससे स्मोक या धुआं निकले और पॉल्यूशन। इसीलिए गाड़ियों पर देखो बैन लगाया गया दिल्ली में, 10 साल पुरानी डीजल डीजल बाइक, सॉरी, 10 साल पुरानी डीजल व्हीकल्स जो हैं नहीं चल सकती हैं। 15 साल पुरानी पेट्रोल व्हीकल अलाउड नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दिल्ली पॉल्यूशन इसलिए बहुत ज़्यादा है, इसे बड़ा शहर कलकत्ता और मुंबई भी है, लेकिन ये सब कलकत्ता मुंबई कोस्टल एरिया में है, बगल में बाजू में समुंदर है बड़ा सा, एक साइड शहर है। अब दिल्ली तो चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, बीच का है ना वो प्लेस। तो मुंबई भी दिल्ली से बड़ा है, लेकिन वहाँ इतना पॉल्यूशन नहीं, क्योंकि बगल में समुंदर है। तो वो वहाँ से सब गैस है ना, और ये हो जाती हैं जो भी एक्स्ट्रा पॉल्यूशंस होते हैं, वो कवर अप हो जाता है अरेबियन सी में। टेक्निक अच्छी यूज़ करना चाहिए, जिससे कि नेचुरल रिसोर्सेज कंजर्व रहे। फॉरेस्टेशन करना चाहिए, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी यूज़ हो, गोबर गैस प्लांट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी पढ़ लेना, समझ में आ जाएगी, ईजी है सब। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ज़्यादा केमिकल वाली फार्मिंग ना करना चाहिए हमें, बचना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। प्राइवेट यूज़ करेंगे इतना ज़्यादा तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी भाई। अब कार में, किसी में कार है, अकेले जा रहा है ऑफिस में पूरी कार लेकर, बस में 100 लोग आ जाएंगे, तो 100 कार, अकेले एक बस, 100 कार का पॉल्यूशन के कंपेयर में एक बस का पॉल्यूशन उतना नहीं होगा, उतनी गैस रिलीज़ नहीं होगी। एक बस में 100 लोग हैं, 100 कार या 50 कार के बराबर एक बस कैरी कर रहा है, तो लेकिन पॉल्यूशन 2 या 3 कार के ही इक्वल होगा उससे। तो कितना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितना ज़रूरी है प्राइवेट के कंपेरेटिवली। प्राइवेट बहुत ज़्यादा फिर एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्स्ट्रा पॉल्यूशन होता है। पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली सोर्सेज में 7 नंबर देखो, एलपीजी सीएनजी का यूज़ होना चाहिए। ये थोड़े से क्लीन फ्यूल्स हैं कंपेरेटिवली पेट्रोल, ठीक है। इसीलिए सीएनजी गाड़ियाँ अब देखो आ रही हैं आजकल।
पब्लिक अवेयरनेस बहुत बहुत से प्रोग्राम्स जो मतलब गवर्नमेंट चलाती है। इवन इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कई सौ लोग मर गए थे सोते में, गैस रिलीज़ हो गई थी। तो ये सब चीज़ों को भी बचाना है कि ऐसे एक्सीडेंट ना हो। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ December 84, द एनवायरनमेंट एक्ट वॉज इंटरफियर 86 में इन्वायरमेंट एक्ट बना कि किस तरह पावर प्लांट जो है होने चाहिए, उसके लिए गाइडलाइंस क्या है। बहुत से रिस्ट्रिक्शन लगाए गए। ठीक है। इलेक्ट्रिक फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में है। इलेक्ट्रिक मशीन्स आ गई हैं अब। पहले ज़्यादातर मशीनें ना डीजल बेस पर थी। अब है ना इलेक्ट्रिक बेस पर मशीन आ गई। डीजल बेस पर बहुत कम दिखते हैं हम लोग। इवन रेलवे देखो, पहले कितना मतलब डीजल और इस पर था, फ्यूल, ऑयल फ्यूल पर था। अब लेकिन इलेक्ट्रिक रेलवेज 90% तो इलेक्ट्रिक हो गया है। 10% ही होगा कोयला या डीजल बेस पर होगा। कोयला तो खैर अब रहा ही नहीं कोल बेस पे। तो पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ कि क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल करें। इसमें 196 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट किया और सबको कॉमन गोल दिए गए कि ये कॉमन गोल है, सबको करना है, क्योंकि ये सबके लिए है, ये किसी एक कंट्री के लिए नहीं है। ठीक है ना। तो पेरिस एग्रीमेंट में काफ़ी जो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई गई हैं, किसका क्या करना चाहिए, क्या उसके गोल्स हैं ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो ग्रीन हाउस गैस वो गैसेस होती हैं जो वो हमारे एटमॉस्फेयर को वार्म रखती हैं। तो ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब ये ज़्यादा वार्म अगर ज़्यादा गर्म हीट करेंगी। देखो होता क्या है कि सनराइज़ जब होता है और फिर उस टाइम तो हमें चलो गर्मी लग रही है, मतलब हमें एनर्जी मिल रही है, हीट एनर्जी। तो सनसेट के टाइम तो क्या होता है, फिर जब सन नहीं रहेगा तो उस टाइम तो कोल्ड होने हो जाना चाहिए एक्सट्रीम लेवल का। लेकिन उतना कोल्ड नहीं होता। रात में हम लोग नॉर्मल रहता है ना टेम्परेचर। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर क्यों रहता है? सूरज तो चला गया। तो जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, ये क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती दिन में। और रात में ये हीट है ना मेंटेन रहती है हम लोगों के लिए। ठीक है। वरना तो लाइफ रहेगी नहीं अगर ग्रीन हाउस गैस ना हो, है ना। क्योंकि बिल्कुल जैसे सूरज सनसेट होगा तब तो पूरा बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल कोल्ड हो जाएगा, फिर हम लोग जम जाएंगे। हमें जो गर्म रखता है, जो हमारे पास जो भी टेम्परेचर है, 20, 22, 25 टेम्परेचर नॉर्मल जो इक्वेटर्स में है, और पोल्स को हटा दें तो 15 से 25 के बीच में रहता ही है इन जनरल एवरेज टेम्परेचर। तो ये अगर नहीं रहेगा तो फिर ह्यूमन लाइफ, किसी के लिए भी, प्लांट हो या किसी की भी लाइफ सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये दिन में क्या करती हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर दिन भर, फिर रात भर मेंटेन रखती हैं। अब ये ग्रीन हाउस ज़्यादा हो जाएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्लोराइड गैसेस हुई, मीथेन हुई, ये ज़्यादा हो जाएंगी अगर पॉल्यूशन की वजह से, इंडस्ट्रीज की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ज़्यादा हो जाएंगी। तो ज़्यादा ये हीट एब्जॉर्ब करेंगी सनराइज सनराइज़ के टाइम, डे लाइट के टाइम। तो ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेंगी क्योंकि गैस ज़्यादा हो गई हैं। तो हमें गर्मी लगेगी ज़्यादा, फिर गर्मी बढ़ती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी तो ग्लेशियर मेल्ट होंगे, तो वहीं सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अलग अलग कॉन्फ्रेंस हुए, पेरिस वाला हुआ, फिर और भी मॉन्टेरियो भी था। ज़्यादा दिया नहीं इसमें मुझे लग रहा है। इंडिया का यूएन की तरफ से, अब देखो द क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे दिया हुआ है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन मैक्सिको 2010 में हुआ था। एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। फिर देखो डरबन मीट 2011 में, यहाँ पर भी कई स्टेप्स लिए गए हैं ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़े, इसके पॉइंट बनाने पड़ेंगे, ये आते हैं एग्ज़ाम में, कब कौन से समिट से में, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन, या जैसे रियो वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड, पहला हुआ था
जो इंटरनेशनल लेवल पे द फर्स्ट समिट अर्थ समिट वाज हेल्ड इन रियो ब्राज़ील इन जून 1992. More than 160 countries signed the Rio Convention. The climate change conference, ठीक है. So during the last 3 decades, global efforts actively participating in to the prevent further environment degrade. India has also been actively participating in various world conventions on climate change in 1992. तो ये रियो वाला बहुत इंपॉर्टेंट आता है, पेरिस वाला आता है एग्ज़ाम में, ये अच्छे से कर लेना. ठीक है, क्या स्टेप्स लिए गए इस लाके जनरल नॉलेज समझाने जैसा कुछ है नहीं, जीके टाइप है वो.